हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुमार क्लासेस। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बेस। इससे पहले वाले वीडियो हम कवर करके आ चुके हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लेकिन आज जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वो देखेंगे बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होती हैं। इसके अंदर हम एक टॉपिक और करेंगे जिसमें हम कुछ पार्ट जो है वो एसिड का भी कवर करेंगे और वो टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, कि एक एसिड और एक बेस में क्या चीजें कॉमन होती हैं। फिर हम इसके अंदर एक टॉपिक और पढ़ेंगे पीएच के बारे में, जिससे हम स्ट्रेंथ निकालेंगे कि एक एसिड की स्ट्रेंथ कितनी होती है और एक बेस की स्ट्रेंथ कितनी होती है। और फिर हम इसके अंदर देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर। इन सारे के सारे टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात किससे करते हैं, बेस ही करते हैं। देखो बेस के बारे में हम एक चीज पढ़ के आ चुके हैं कि बेस क्या करते हैं, वो रेड लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर के अंदर। ये हम फर्स्ट वीडियो के अंदर क्या करके आ चुके हैं, कवर करके आ चुके हैं। यहाँ पे हम एक चीज और देखने वाले हैं। देखो अगर हमारे पास बेस को लें तो बेस का टेस्ट कैसा होता है, बहुत ज्यादा बिटर टेस्ट होता है। बिटर इन द सेंस बहुत ज्यादा कैसा होता है, कड़वा। अगर इसे टेस्ट किया जाए तो उसका टेस्ट कैसा होगा, बहुत ज्यादा कड़वा टेस्ट होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी बेस को उठा के आप उसे टेस्ट करने लग जाएं, ये हार्म भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी अगर मैं इनकी बात करूं, जो हमारे पास बेस होते हैं ये कैसे होते हैं, सोपी टू टच या स्लिपरी टू टच। जैसे अगर हमारे पास सोप है, अगर हम क्या करते हैं उसको टच करते हैं तो हमारा हाथ ना उस पर फिसलता है। ठीक है, तो वो कैसा होता है, स्लिपरी होता है। ठीक है, तो बेस की प्रॉपर्टी भी कैसी है, अगर इसको हाथ लगाया जाए तो ये भी कैसे फील करेंगे, स्लिपरी हमें फील होगा इसके ऊपर। ठीक है, इसकी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, हमने एक रिएक्शन देखी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि एसिड में अगर हम बेस डालें या बेस में अगर हम क्या डालें, एसिड डाल दें। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, वहां पर हमारा बनता है सॉल्ट एंड वाटर और वो रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड के हम ये बोल सकते हैं कि एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेस, और हम ये भी बोल सकते हैं कि बेस को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड के ऑपोजिट कौन है, बेस। तो एसिड के ऑपोजिट कौन होता है, बेस। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने को मिलेगी, एक टर्म जिसे बोला जाता है एल्कली। क्या बोला जाता है उसे, एल्कली। अब ये एल्कली क्या है, देखो हमारे पास बहुत से बेस होते हैं जो कि पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते। ठीक है, हमारा बहुत से ऐसे बेस होते हैं कि पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन बेस की जो कि पानी के अंदर क्या है, सॉल्यूबल है, पानी के अंदर सॉल्यूबल जो भी हमारे पास बेस होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, एल्कली नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उन्हें, एल्कली। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जितने भी एल्कली हैं वो किस में सॉल्युबल होंगे, पानी के अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। लेकिन जो हमारे पास बहुत सारे के सारे बेस पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। तो एक टर्म हमारे पास यहां से निकल के आ सकती है, एक सेंटेंस हम यहां से निकल के आ सकता है, वो ये, जितने भी एल्कली हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, बेस। बट हर एक बेस एल्कली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर एक बेस तो पानी में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन हर एक एल्कली क्या होता है, जो कि एक बेस है वो पानी में सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में अगर हम बेस की बात करें, एल्कली की बात करें, दोनों का सेंस हम क्या लेके चलेंगे, सेम ही लेकर चलेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, बेस का, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में और वीक बेस के बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस की, और किसकी बात करते हैं, वीक बेस की बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस होते क्या है, ये वो होते जो कि क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज। क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज। और जो वीक बेस जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज। अब आप ये पूछोगे कि सर ये कंप्लीटली आयोनाइज और ये पार्शियली आयोनाइज, ये क्या मतलब है। तो अब क्या करते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पहले मैं स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, NaOH। ठीक है, अब ये बेस है तो इसको किस में लेंगे, हम एक्वस में लेंगे। किस में लेंगे, एक्वस में। तो हमारे पास क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी बेस होगा हम ये मानेंगे हमारे पास कैसा है, वाटर सॉल्यूबल। अगर वाटर सॉल्यूबल है, चाहे मैं बेस बोलूँ चाहे एल्कली बोलूँ, दोनों की बात यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो तो ये इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ KOH, और ये मेरे पास किस फॉर्म में, एक्वस की फॉर्म में, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाम याद रख लेना, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है हमारे पास।
अगर हम क्या करते हैं, इस NaOH को अगर ये पानी के अंदर डला हुआ है, ठीक है, पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर डलने से क्या होता है, ये Na ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ये कंप्लीटली आयोनाइज। कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब ये है कि जो Na है ये किस फॉर्म में जाता है, Na जाता है Na प्लस, और हाइड्रोक्साइड किस में जाता है, ये जाता है OH माइनस। कभी भी आयंस, ये जो होते हैं आयंस, ये किसी एक सिंपल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा किस में एग्जिस्ट करेंगे, एक्वस में। इनको किस में बनाया जाएगा, हमेशा एक्वस में बनाया जाएगा। ऐसे KOH है तो ये किस में टूट जाएगा, K प्लस, इसका भी क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइजेशन, ये बनेगा K प्लस एक्वस प्लस में OH माइनस एक्वस। अब देखो हुआ क्या, ये NaOH जो था इसको ये पानी के अंदर डला हुआ है, पानी के अंदर इसका ये हमारे पास बेस बना हुआ है, तो पानी में क्या होगा, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली हमने आयंस में टूट जाएगा। जितने Na सारे Na प्लस दे देगा, जितने OH है सारे में क्या मिल जाएगा, OH माइनस। कोई भी यहाँ पे NaOH की फॉर्म में नहीं रहेगा, वो पानी में किस में टूट जाएंगे, Na प्लस और OH माइनस की फॉर्म में। तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीट आयन बन गए। कोई भी यहाँ पे NaOH की फॉर्म में नहीं है, सारे के सारे क्या बन गए, आयन बन गए। एक बना Na प्लस, एक बना OH माइनस। सेम KOH है तो ये भी क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज होगा। कंप्लीटली आयोनाइज किस में होगा, वाटर में होगा। और ये पूरी तरीके से क्या दे, जितने यहाँ पे K होंगे, KOH के अंदर सारे मुझे क्या देंगे, K प्लस, और ये OH मुझे क्या देगा यहाँ पे, OH माइनस। कोई भी KOH की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज। यही अगर हम बात करते हैं किसकी, वीक बेस की बात करते हैं, तो वीक बेस क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं। इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं NH4OH, ये भी एक्वस में होगा, इसका नाम होता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है इसका, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हम डालते हैं तो ये क्या होता है, ये टूटता तो है, ये किसके अंदर टूटता है, NH4 प्लस एक्वस, और प्लस में किस में जाएगा, OH माइनस एक्वस। इसमें ये टूटेगा तो सही, लेकिन कंप्लीटली नहीं टूटता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, डबल हेडेड एरो। इसका मतलब क्या है कि इसमें से कुछ NH4 प्लस और OH माइनस में टूट गए, लेकिन कुछ जो थे वो बाकी किस में रह गए, NH4 OH के अंदर ही रह गए। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली आयोनाइज। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियली आयोनाइज, कि ये पार्शियल आयोनाइज हुआ है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ। कुछ आयंस में टूट गए, कुछ इसके अंदर ही रह गए। अगर ऐसे किसी को डाउट है कि एक्वस जो है मेरे पास पानी में सिर्फ एक NH4OH है, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। एक्वस अगर हम पानी के अंदर बना रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे NH4OH होंगे, बहुत सारे NaOH होंगे, बहुत सारे KOH होंगे, ठीक है। तो इसकी जब बात करेंगे तो ये कुछ तो टूट जाएंगे, लेकिन कुछ इसके अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें सारे के सारे किस्म टूट जाएंगे, Na प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कंप्लीटली आयोनाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली आयोनाइज। इसके और भी एग्जाम्पल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे पास एक बेस है। कैसा बेस है, वीक बेस है। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी हमारे पास क्या है, एक वीक बेस। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, MgOH होल ट्वाइस, इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, याद रहेगा, समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज, लेकिन वीक बेस हमारे पास वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज। कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब सारे के सारे किस में टूट जाएंगे, अपने आयंस में टूट जाएंगे, लेकिन पार्शियली आयोनाइज का मतलब ये है कि सारे नहीं टूटेंगे, कुछ टूटेंगे और कुछ वैसे के उसी के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, बेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब आते हैं किसके ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के ऊपर। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये हम सब जानते हैं कि बेस क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रेड लिटमस पेपर को इनटू ब्लू लिटमस पेपर, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो हमें ये पता होता है कि बेस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट कैसा होता है, बहुत ज्यादा कड़वा टेस्ट होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये भी हम जानते हैं कि बेस जो होते हैं कैसे होते हैं, स्लिपरी टू टच, या फिर हम ये बोलें सोपी टू टच। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो इनकी ये होती है कि बेस जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं,
और ये क्या करते हैं, कंडक्ट किसको करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उसका आंसर में आप ये लिख के आओगे, क्योंकि बेस और एसिड ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये अपनी क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, आयंस, और उन आयंस की वजह से क्या कंडक्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। बेस क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं रेड लिटमस पेपर को इनटू ब्लू लिटमस पेपर। बेस जो होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। बेस जो होते हैं क्या होते हैं, स्लिपरी टू टच होते हैं। बेस जो होते हैं क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है, अब चलते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। फिफ्थ प्रॉपर्टी को हमें अच्छे से करना है। जो अगर हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, बेस जो होते हैं, बेस रिएक्ट करते हैं विद सम मेटल के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेस रिएक्ट किस साथ करते हैं, कुछ मेटल के साथ, और वहां पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। सारे के सारे मेटल के साथ बेस रिएक्ट नहीं करते, कुछ के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि अगर हम यहां पे एग्जांपल लें, हमारे पास क्या है, NaOH, ये हमारे पास क्या है, एक्वस की फॉर्म में, और हमें पता है इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसा बेस है, ये है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा बेस है हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी अगर हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, जिंक से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं, जिंक से करवा रहे हैं। जिंक हमारे पास क्या, एक मेटल। तो ये क्या करता है, ये इससे रिएक्शन करने के बाद बना लेता है Na2ZnO2। इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और यहां से वो क्या रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन गैस। किसको रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास एक बेस है, उसने रिएक्शन करी एक मेटल के साथ, उसने वहां पर एक सॉल्ट बनाया, और वहां से किसको रिलीज कर दिया, एक हाइड्रोजन गैस को उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ हमारे पास एक बेस है, अगर वो रिएक्ट करेगा एक मेटल के साथ, तो वहां पे क्या बनाएगा, सॉल्ट, और वहां पे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को। किसको बनाएगा, हाइड्रोजन को। ठीक है, ये कुछ कुछ किसी तरह मैच हो गया एसिड की तरह। एसिड भी क्या करते हैं, अगर एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो बनाते हैं सॉल्ट, और क्या रिलीज करते हैं वहां पे भी, हाइड्रोजन गैस को। याद रहेगा ये सारी चीजें। ठीक है, अब जो यहाँ पर है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, पहले चेक करो। ये रिएक्शन यहाँ पे 2 Na, यहाँ पे 1 Na, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। अब 2 Na, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 जिंक, 2 O2 और 2 O2। रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड। अब हम क्या चलते हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब चलते हैं किसके ऊपर, प्रॉपर्टी नंबर 6 के ऊपर, बेस की प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर बेस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, विद एसिड के साथ। किसके साथ, बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। ये वहां पे क्या फॉर्म करते हैं, टू फॉर्म, क्या बनाते हैं वहां पे, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं वहां पे, सॉल्ट एंड वाटर। तो जब भी कभी बेस अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक एसिड के साथ, तो वहां पे क्या बनाएगा, वो बनाएगा एक सॉल्ट, और साथ में वहां पे क्या बनाएगा, एक वाटर बनाएगा, पानी बनाएगा। और इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था, इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को तो हमने बोला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब हमने किसको पढ़ा था, एसिड को पढ़ा था। चाहे आप बेस में एसिड मिलाओ, चाहे एसिड में आप बेस मिलाओ, वहां पे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है NaOH, ये एक्वस, ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या दोबारा लिखने की जरूरत है, अब तो ये आपको याद हो चुका होगा। ये इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, H2SO4 एक्वस, ये हमारे पास क्या है, एक एसिड, और इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी लिख ही देता हूं, इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारे पास क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, एक रियल न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनाएगा, एक सॉल्ट क्या बनाएगा, Na है, यहाँ से किसके पास चल जाएगा, SO4 के पास, ये बना लेगा यहाँ पे Na2SO4 और यहाँ से क्या निकाल देगा वो पानी, किसको निकाल देगा, पानी को यहाँ से क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम सल्फेट, ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम सल्फेट, जो कि ये क्या है हमारे पास एक सॉल्ट, और ये हमारे पास क्या है वाटर, ये हमारे पास क्या है वाटर है। क्या रिएक्शन बैलेंस है, देखो दो Na है यहाँ पे, एक Na है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो यहाँ पे दो, कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, दो यहाँ से, दो यहाँ से, यहाँ पे, तो यहाँ पे किस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से। अब देखो सब बैलेंस है, SO4 सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 यहाँ पे हाइड्रोजन 4, कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, Na2, Na हमारे पास क्या हो गए हैं 2। रिएक्शन बैलेंस अनबैलेंस छोड़ के आओगे ना मार्क्स कट जाएंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ईजी है, बैलेंसिंग आपको सिखा चुका हूँ मैं, सबसे पहली वीडियो हमारी इसी के ऊपर थी, बैलेंसिंग के ऊपर। तो अगर जिसको बैलेंसिंग नहीं आती है तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 7 के ऊपर। 7 प्रॉपर्टी क्या है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर हमारे पास कोई एक बेस है, अगर हमारे पास कोई भी एक बेस है, अगर वो रिएक्ट किससे कर रहा है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, किस साथ रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वो वहाँ पे बना लेता है सॉल्ट और साथ में वहाँ पे क्या बना लेता है, वाटर। क्या बनाता है वहाँ पर, एक वाटर। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हमारे पास एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक बेस है, इसकी रिएक्शन करवा है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं CO2, कार्बन क्या है नॉन मेटल, जिसमें ऑक्सीजन लग, जैसे हम क्या बोलते हैं ऑक्साइड। तो ये मेरे पास क्या है, हमें पता है इसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास ये एक्चुअली में क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड। इससे रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। तो ये क्या बना लेगा, CaCO3 सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बना लेगा वो, वाटर लिक्विड। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे पास एक्वस की फॉर्म में है, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन यहाँ पर कैल्शियम में कार्बन एक, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, रिएक्शन यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड, ठीक है। तो हमारे पास ये 7 प्रॉपर्टीज हमने बेस की देख ली है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक कि क्या चीज कॉमन होती है एक एसिड और एक बेस के अंदर। इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें स्ट्रेंथ ऑफ पीएच को समझना है, या हमें मैं ये बोलूँ कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को समझना है, बेसिक स्ट्रेंथ को समझना है, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक एसिड और एक बेस में, एक एसिड में, हर एक एसिड में क्या चीज़ कॉमन होती है और हर एक बेस के अंदर क्या चीज़ कॉमन होती है, ठीक है। तो अब चलते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, एसिड से, कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। ऐसी क्या चीज़ है जो हर एक एसिड में क्या होती है, कॉमन होती है। देखो अगर हम देखें कि जितने भी एसिड उन सभी के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। चाहे आप HCl ले लो, उसमें भी हाइड्रोजन है, चाहे आप H2SO4 ले लो, उसमें भी हाइड्रोजन है, चाहे HNO3 ले लो, उसमें भी क्या एक हाइड्रोजन है, चाहे आप CH3COOH ले लो, उसमें भी क्या एक हाइड्रोजन है। तो हर एक एसिड के पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन ज़रूर होता है, उनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन ज़रूर होता है। तो अगर हमने क्या किया, उन एसिड को हमने किसके अंदर डाला, पानी के अंदर डाला। किसके अंदर डाला, पानी के अंदर। तो हमारे पास पानी में क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं, सबसे पहले कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl। HCl जो है वो किसके अंदर है, पानी के अंदर बना हुआ है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, HCl एक्वस की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या होगा, हमें पता है जो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज। कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब क्या हो, कंप्लीटली डिसोसिएट। कंप्लीट डिसोसिएट का मतलब कि वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली टूट जाएंगे अपने आयंस के अंदर। हाइड्रोजन ये किस में जाएगा, H+ एक्वस, और Cl किस में जाएगा, यहाँ पे Cl- एक्वस। ये हमारे पास बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन
क्लोरिक एसिड, ये हमारे पास क्या एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना रहा है, यहाँ पे H+ बना रहा है, यहाँ पे क्या बना है Cl- बनाना है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, और इसको हम क्या बोलते हैं क्लोराइड आयन, इसको हम क्या बोलते हैं क्लोराइड आयन। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बना, ये किसके अंदर है, एक्वस मतलब पानी के अंदर है। और ये जो हाइड्रोजन जो आयन होता है ना, ये हाइड्रोजन आयन में एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन ये पानी के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और वहाँ पर बना लेता है किसको, H3O+ एक्वस। किसको बना लेता है, H3O+ एक्वस। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयन, ये हमारे पास क्या हाइड्रोजन आयन, और ये हमारे पास क्या है हाइड्रोनियम आयन, इसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्लियर है। पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो H2 से कंबाइन हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O+ के अंदर। बट हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास H+ एक्वस होगा, जो भी हमारे पास H+ एक्वस होगा, उसको हम किसके इक्विवेलेंट मानेंगे, किसके बराबर मानेंगे, H3O+ एक्वस के। तो अगर मैं H+ लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, H3O+। अगर मैं H3O+ लिख रहा हूं तो उसका मतलब भी मेरे पास क्या है, H+ एक्वस। याद रहेगा ये चीजें, ठीक है। अब ये चीज हमें समझ में आ गया कि एक एसिड जो होते हैं उनके पास क्या होता है, H+ यहाँ पर होता है। अब थोड़े से इसके और एग्जाम्पल हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, और हम एग्जैक्टली ये पता लगा लेंगे कि हर एक एसिड के पास क्या चीज कॉमन होती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, हम क्या करते हैं, इनको भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो HCl जो है अभी बताया, ये किसके अंदर जाएगा, H+ एक्वस, और ये देगा Cl- एक्वस। H2SO4 ये किसके अंदर जाएगा, H+ एक्वस, और ये जाएगा SO4 2- एक्वस। HNO3 किस में जाता है, वो जाता है H+ एक्वस और प्लस में NO3- एक्वस। ये किस में जाएगा, ये जाएगा CH3COO- एक्वस, और साथ में यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, H+ एक्वस। देखो दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दो, क्योंकि इसको भी बैलेंस करना जरूरी, बाकी सारी की सारी बैलेंस है। अगर हम यहाँ पे एक चीज देखोगे, सब में कॉमन क्या आ रहा है, H+, H+, तो इसका मतलब ये है कि हर एक एसिड के पास क्या चीज कॉमन होती है, H+ आयन क्या होते हैं, उन सभी के पास कॉमन होते हैं। सो व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, इट इज द H+ आयंस व्हिच ऑल एसिड हैव इन कॉमन। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसका मतलब क्या है कि इन सभी के पास क्या हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या रिलीज करा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। तो काफी बच्चों के दिमाग में ये आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, जो भी चीज जिसके पास हाइड्रोजन है, क्या वो सारी की सारी क्या होंगी, एसिड होंगी, क्योंकि मैंने अभी जितने भी एसिड देखे हैं उन सभी के पास क्या है, H+ है, उन सभी के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो H+ को क्या कर रिलीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है जिनके पास हाइड्रोजन होगा वो सारे हमारे पास क्या होंगे, एसिड होंगे। बट ऐसा नहीं होता, हर एक चीज जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं होते। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात किसी करते हैं ग्लूकोज, किसकी बात करते हैं, ग्लूकोज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर हम यहाँ पे बात किसी करते हैं अल्कोहल की बात करते हैं, कोई भी ले लो, CH3CH2OH, इसको ले लेते हैं, ये इथेनॉल है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12, इसके पास कितने हैं, 2 3 2 और 1, कितने हो गए इसके पास, 6। तो ये भी, इनके पास भी हाइड्रोजन, इनके पास भी हाइड्रोजन, तो ये भी तो हमें क्या, ये भी क्या होना चाहिए, एक एसिड, ये भी क्या होना चाहिए, एक एसिड। बट ऐसा नहीं होता, ये हमारे पास एसिड नहीं है। एसिड की कंडीशन क्या है कि जब उन्हें पानी में डाला जाए वो किस में टूट जाए, अपने आयंस के अंदर टूट जाए, और क्या प्रोड्यूस कर दें वहां पे, H+ आयंस वहां पे क्या कर दें, प्रोड्यूस। बट जब इनको पानी में डाला जाता है, ये कोई भी H+ आयन हमें प्रोड्यूस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोज और अल्कोहल ये हमारे पास एसिड नहीं है। लेकिन ये सारे हमारे पास क्या एसिड हैं, क्योंकि पानी में डालने के बाद ये अपने H+ आयंस को क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हमारे पास एसिड है, और ग्लूकोज और अल्कोहल हमारे पास एसिड नहीं है। क्लियर हो गया वाला पॉइंट। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इस पे थोड़े से एक चीज़ और देख लेते हैं, वो एसिड के ही ऊपर है, ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। वो उसमें जस्ट ये हमें बताना होगा कि हमें एसिडिक बिहेवियर
कब शो होगा और कब शो नहीं होगा। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं है तो कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता। आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रही होगी, इस फिगर में हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है। अगर हम यहाँ से पहली वाले टेस्ट ट्यूब की बात करें, जो में सबसे पहली वाले टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, एक हमने उस टेस्ट ट्यूब को टोंग से पकड़ा हुआ है। टोंग जो होता है वो क्या करता है, वो टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। उस टेस्ट ट्यूब के नीचे हमने क्या डाला हुआ है, NaCl डाला हुआ है, ठीक है। और ऊपर से हम उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, ड्रॉप वाइज वहां पे H2SO4 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगी। अगर हमारे पास NaCl है, उसके अंदर अगर हम H2SO4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ बनता है Na2SO4 और वहाँ से एक गैस निकलती है और वो क्या होती है हमारे पास HCl। क्या होती है वो हमारे पास HCl, ठीक है। तो यहां से कौन सी गैस निकलने वाली है, HCl गैस निकलने वाली है। और HCl हमें पता है कि वो हमारे पास क्या एक एसिड है। अब हम क्या करेंगे, आप दूसरी फिगर्स में जाने से पहले आपको जो मैं बता रहा हूं पहले आप उस चीज को समझे। हमारे पास वो जो पहली टेस्ट ट्यूब है उसको हमने क्या किया, हमने उसे कॉर्क से बंद कर दिया। हमने उसे कॉर्क से क्या कर दिया, बंद, ठीक है। अब यहां पर हमने एक पाइप लगा दिया। अब इस पाइप में से यहां से क्या निकलेगी, HCl गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, HCl गैस। हम इस HCl गैस के पास एक लिटमस पेपर लेके गए और वो लिटमस पेपर हमारे पास कैसा है, ब्लू लिटमस पेपर है। हमें बताया कि ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में, अगर हमारे पास वो क्या है, एक एसिड है। लेकिन हमने देखा ये जो लिटमस पेपर से खास बात क्या है, ये लिटमस पेपर कैसा है, ड्राई, मतलब बिल्कुल सूखा हुआ है, ये कोई भी गीला नहीं है, इसमें कोई भी पानी की ड्रॉपलेट नहीं है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि HCl गैस हमने इससे पास कराई, लेकिन ये ब्लू लिटमस पे ब्लू का ब्लू ही रहा, वो रेड के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, वो रेड के अंदर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस HCl गैस ने अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं किया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर HCl गैस है, अगर ये वहां पर उसको मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, वहां पर उसको वाटर नहीं मिल रहा है, तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक HCl जो होता है वो टूटता किस में है, H+ और Cl- में। लेकिन किस फॉर्म में, जब वो कहां पे किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, एक्वस फॉर्म में क्या हो, प्रेजेंट, तभी वो क्या होता है कि वो वहां पे H+ के अंदर जाता है। और ये H+ जो है ये आयन बनता है किस में, एक्वस में, पानी के साथ। तभी वो हमें क्या शो कर पाता है, एक अपना एसिडिक कैरेक्टर। जो आप दूसरी फिगर देख रहे हैं उसमें जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, हमने क्या किया, हम वहां पे एक ब्लू लिटमस पेपर को लेके गए, बट वो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया। वो रेड में इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि अब जो लिटमस पेपर ले गए वो कैसा है, वेट है, वो कैसा है, गीला है। और गीला होने का मतलब हमें पानी है, और पानी जैसे ही मिलेगा फिर HCl गैस क्या हो जाएगी, उसको पानी मिल जाएगा, मतलब एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, वो H+ आयन बना देगा। और ये H+ आयन की वजह से वो क्या शो कर देगा, अपना एसिडिक कैरेक्टर। तो ध्यान रहेगा, अगर पानी नहीं है, अगर वाटर नहीं है, तो कोई भी एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। अगर वहां पे उसे वाटर मिल जाए तो वहां पे अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। HCl गैस अपना एसिडिक कैरेक्टर तब शो करेगी जब वहां पे लिटमस कैसा होगा, वहां पे ड्राई, वो वेट होगा, कैसा होगा, वेट। लेकिन अगर HCl गैस अपना एसिडिक बिहेवियर शो तब नहीं करेगी जब हमारे पास लिटमस पेपर कैसा होगा, ड्राई होगा, कैसा होगा, वो सूखा होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें क्योंकि MCQ में ये चीज पूछी जाती है। अब चलते हैं किसके ऊपर, बेस के ऊपर। व्हाट डू ऑल बेस हैव इन कॉमन। अब जो है हमारे पास वो ये है, व्हाट डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन। क्या चीज जो होती है बेसिस में क्या होती है, कॉमन होती है। देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक बेस है, अगर हम क्या करते हैं, उसको पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने के बाद क्या होता है कि वो वहां पे बनाता है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बनाता है वहां पे, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक NaOH है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम क्या करेंगे, इसको हम किसके अंदर डाल देंगे, वाटर में डाल देंगे। किसके अंदर डाल देंगे, इसको वाटर में डाल देंगे, ठीक है। तो वाटर में डालने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे टूट जाएगा Na+ एक्वस, और ये हमारे पास किसमें टूट जाएगा, OH- एक्वस। इतनी बात क्लियर है। अगर यही चीज अगर हम क्या करेंगे, देखो एक और चीज, अभी ये इससे पहले हमारे पास किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है।
ठीक है। तो हमने इसको पानी में डाला तो इसने बना यहाँ पे सोडियम आयन, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन चुका है, हाइड्रोक्साइड आयन। ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन चुका है, एक हाइड्रोक्साइड आयन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है KOH, ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है, हमने इसको किस में डाला, पानी के अंदर डाला, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, K+ एक्वस, और साथ में यहाँ पर क्या बनाएगा, OH- एक्वस। देखो OH- क्या आ रहा है, सभी में कॉमन, और ये भी मेरे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक वीक का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एक बेस है, और वो भी कैसा है मेरे पास, वीक बेस। तो ये यहाँ पे क्या, इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, Ca2+ एक्वस, और ये क्या बनाएगा यहाँ पे, OH- एक्वस। अब रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। OH कितने हैं, 2, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 2। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, हर एक बेस के पास क्या आ रहा है, OH-, तो हर एक बेस के पास क्या चीज कॉमन होती है, OH-, मतलब हर एक बेस के पास कॉमन चीज जो होती है वो क्या होती है, OH-, और ये OH- हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड में क्या चीज कॉमन होती है, H+ आयन, या फिर हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। लेकिन हमारे पास बेस में क्या चीज कॉमन होती है, OH- आयन, मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज pH। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ pH ऑफ एसिड एंड बेस। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता लगा रहे हैं, और यहां पे हम पढ़ेंगे pH स्केल के बारे में। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास क्या है, वाटर है, H2O जो होता है लिक्विड की फॉर्म में, वो किसके अंदर टूट जाता है, वो टूट जाता है H+ एक्वस और प्लस में OH- एक्वस। ठीक है, अब आप पूछोगे ये एरो क्या बता रहे हैं, डबल हेडेड एरो में ये बता रहे हैं कि वो इन दोनों में रोटेट घूमता रहता है, कभी इसमें ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने ले लिया यहाँ पे HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl। अब HCl क्या है, वो एक्वस की फॉर्म में होगा। एक्वस का मतलब क्या है, इसमें पानी होगा। पानी जो होगा वो खुद यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे H+ और OH- आयन। बट ये HCl भी तो कुछ करेगा, ये HCl यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ और Cl- आयन। अब देखो यहाँ पे क्या चीज ज्यादा हो गई है, यहाँ पे ज्यादा हो चुके हैं H+ आयन। यहाँ पे क्या ज्यादा हो चुके हैं, H+ आयन। जब पानी है, जितने उस पे H+ थे उतने उसके पास क्या थे, OH-। लेकिन जब मैंने उसको HCl बनाया, जब हमारे पास क्या था, HCl था, तो HCl में क्या है कि हमारे पास उसके अंदर H+ आयन क्या हो गए हैं, ज्यादा, क्योंकि हमने उस पानी के अंदर HCl जो होगा एक्वस फॉर्म में होगा, मतलब पानी के अंदर होगा। तो पानी क्या है, पानी के पास क्या था, H+ थे और OH- थे। जैसे हमने HCl डाला तो HCl ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, H+ और Cl- बना दिया। अब पानी के जो H है और जो HCl से जो H है, अब वो क्या करेंगे, H+ आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन मात्रा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। सेम अगर हम किस पे जाएं, बेस पे जाएं, तो ये हमारे पास एक बेस है, हमने मान लिया कि वो कैसा बेस है, हमारे पास NaOH है, और वो भी कैसा है, एक्वस है। इसका मतलब क्या होगा, पानी क्या बनाता है, पानी बनाता है H+ और OH-। जैसे इस बेस को डाला, ये बनाएगा Na+ और OH-। अब देखो यहाँ पे क्या चीज ज्यादा हो गई है, OH- ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब HCl अगर है तो उसके अंदर H+ और OH- इक्वल नहीं होते, पानी में तो इक्वल होते हैं। NaOH अगर है तो उसके अंदर H+ और OH- इक्वल नहीं होते। एसिड होगा तो H+ आयन ज्यादा होंगे, बेस होगा तो OH- आयन ज्यादा होंगे। तो इसके बेस पे क्या किया, यहां पर एक सोरेनसन ने एक pH स्केल बनाया। ठीक है, सोरेनसन ने क्या किया था, एक pH स्केल बनाया, और वो pH स्केल जो था वो हमें बता देता था कि कोई भी सोल्यूशन कितना एसिडिक है और कोई भी सोल्यूशन जो कितना बेसिक है। अब देखो, जो हमारे पास, अब पूछोगे इसकी नीड क्या है, हमारे पास लिटमस था, हमारे पास फिनोप्थिलीन था, हमारे पास मिथाइल ऑरेंज था। दरअसल वो लिटमस पेपर वो सिर्फ हमें ये बताता है कोई एक सोल्यूशन एसिड है या बेस है, लेकिन कितना एसिडिक है, कितना % एसिडिक है, कितना ज्यादा वो एसिडिक होगा, कितना कम एसिडिक होगा, कितना ज्यादा बेसिक होगा, कितना कम बेसिक होगा, ये कोई इंफॉर्मेशन वो इंडिकेटर्स नहीं देते थे। तो यहां पे हमें उसके बारे में कौन बताएगा, pH स्केल। इतनी बात क्लियर हो गई है यहाँ पे
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी के ऊपर पढ़ेंगे, इसमें बहुत को डिटेल में पढ़ना है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। ठीक है, अब जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, पीएच स्केल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीएच का मतलब क्या है। पी हम छोटा बनाते हैं, एच हम कैसा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की जो पावर है उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। जो भी हमारे पास पीएच होता है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के। आपको कुछ बुक में ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिलेगा, pH इज इक्वल टू माइनस में लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब आप कहाँ जाएंगे, हायर क्लासेस में। ठीक है, हमें इसमें ज़्यादा, हमें इस पे नहीं, हमें इस pH स्केल पे क्या करना, ज़्यादा फोकस करना है। कुछ बातें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। अगर pH की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, कितनी आ रही है, 7। अगर pH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 7, तो वो हमारे पास कैसा होगा, न्यूट्रल। कैसा होगा, न्यूट्रल। अगर pH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, लेस देन 7, 7 से क्या आ रही है, कम, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे, तो वो हमारे पास कैसा बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक। और अगर pH की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 7, मतलब 8, 9, 10 से लेके 14 तक, तो वो हमें कैसा कैरेक्टर शो करेगा, बेसिक। ये बातें कुछ आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हम इस pH स्केल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस pH पेपर को समझना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसको मैं यहां पर नोट डाल के लिख देता हूं कि pH जो होता है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के। इसका मतलब ये हुआ pH की वैल्यू ज्यादा तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वहां पे क्या होगी, कम। या तो मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम तो pH की वैल्यू वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर है। अब इसको समझते हैं। देखो अगर मेरे पास वैल्यू क्या है, प्योर 7 है, मतलब पूरी वैल्यू मेरे पास क्या है, 7। ये प्योर 7 जो वैल्यू होती है ना, ये हमको शो करती है ये हमारे पास कैसा होगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल वैल्यू किसकी आती है, प्योर वाटर की आती है। किसकी आती है, प्योर वाटर। पानी की वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, न्यूट्रल, मतलब उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, 7 से 0 की तरफ जाते हैं, मतलब हमारे पास अगर मैं इस वाली वैल्यू की अगर मैं बात करूं, ये पूरी वैल्यू किसके लिए होगी, एसिड के लिए। और 7 से इस तरफ की पूरी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमारे पास किसके लिए होगी, बेस के लिए। ये लिख लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि pH की वैल्यू ज्यादा तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। अब देखो pH की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर है, यहां पे, तो यहां पे H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। और यहां पे pH की वैल्यू क्या है, बिल्कुल 0 है, मतलब बहुत कम है। अगर pH की वैल्यू 0, अगर हमारे पास क्या है, pH की वैल्यू अगर कम है तो H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन उस केस में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर pH की वैल्यू ज़्यादा तो H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन कम, तो यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन अगर pH की वैल्यू कम तो H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इन्वर्स है। अगर ये ज़्यादा तो ये कम, अगर ये कम तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, pH की वैल्यू बहुत कम है, कम होगी तो H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो अगर मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करना। अगर मैं 14 से मैं कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या है, कम। और यहाँ पे H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 14 से 0 की तरफ जाऊँगा तो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज। वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इतनी बात क्लियर होगी। एक और चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे H प्लस आयन ज़्यादा वहाँ पे OH माइनस आयन क्या होंगे, कम। वहाँ पे OH माइनस आयन क्या होंगे, कम। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जहाँ पे H प्लस आयन ज़्यादा होंगे वहाँ पे OH माइनस आयन क्या होंगे, कम होंगे, ऑटोमेटिकली कम होंगे। ठीक है, तो देखो
अगर यहाँ पे H प्लस आयन देखो डिक्रीज इंक्रीज हो रहे हैं ना, यहाँ पे इस यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब यहाँ पे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे हमें, इस वैल्यू पे। कौन मिल रहा है ज़्यादा, H प्लस आयन मिल रहे हैं, ठीक है। अगर वही चीज़ अगर मैं यहाँ से इस तरफ जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास जो OH माइनस आयन जो है, OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पे H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा, वहाँ पे OH माइनस आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। क्लियर है इतना। अब देखो मैंने बताया था कि 7 वैल्यू क्या आएगी, न्यूट्रल। 7 से कम वाले किसके लिए होंगे, एसिड के लिए। 7 ज़्यादा वाले किसके लिए होंगे, बेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर मैं 3.5 तक मैं इसको डिवीजन मान लूँ और मैं 10.5 को डिवीजन मान लूँ, ठीक है, तो अगर मैं 7 से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या होते हैं, वीक एसिड। ये हमारे पास वैल्यू क्या होंगी, वीक एसिड। 7 से कम, 3.5 से ज़्यादा, और 3.5 से कम और इसके बीच की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब जीरो पे अगर किसी भी एसिड की वैल्यू जीरो है तो वो कैसा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उसकी H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब देखो 3 बातें बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगर किसी की वैल्यू 0, वो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसकी H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा। बट OH माइनस आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम, क्योंकि ऑपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे पास 7 से लेके अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ 10.5 तक की, तो ये मेरे पास होते हैं वीक बेस। ये हमारे पास क्या होते हैं, वीक बेस। और 10.5 से 14 के बीच में ये हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। एक बेस का काम क्या होता है, बेस जो होता है, एक बेस जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयन। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम। यहाँ पे H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर H प्लस आयन यहाँ पे कम है तो OH माइनस आयन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, OH माइनस आयन डिक्रीज, मतलब यहाँ तो ज़्यादा होंगे, फिर कम 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 कम, ठीक है। तो यहाँ पे OH आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो गई। तो अगर 14 पे है तो 14 किसी की वैल्यू को हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, क्योंकि उसके अंदर OH माइनस आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, बट H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन उसके अंदर क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको। हमारे पास अगर वैल्यू 7 तो वो होगा न्यूट्रल। किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, प्योर वाटर। 7 से कम एसिड के लिए, 7 से ज़्यादा बेस के लिए। अगर हमारे पास 7 से 3.5 के बीच में है तो वीक एसिड। इसके और इसके बीच में, 0 के बीच में तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 7 से 10.5 के बीच में तो वीक बेस। अगर 10.5 से 14 के बीच में तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर हम यहाँ से 14 से 0 की तरफ जाएंगे तो H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। अगर हम 14 से 0 की तरफ जाएंगे तो OH माइनस आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब यहाँ पे H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा, बट OH माइनस आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। अब यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, बट OH आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा। इतनी बात क्लियर होगी। यही है हमारे पास क्या, pH स्केल। आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी तो आप उन वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके आप पता लगा लेंगे। किसी की वैल्यू मान लो आपको दे दी 10 दे दी, और आपको बताना है क्या ये एसिड है या फिर ये बेस है या फिर ये क्या है, कोई न्यूट्रल है, भी प्योर वाटर है। 10 किसकी वैल्यू होती है, बेस की, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बोल जाए किसी की वैल्यू 14 है, आपको बताना है ये एसिड है या बेस है, तो आप बता दो कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बेस। और अगर ये बेस है, कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछे तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे 14 पे H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन कम है, बट OH माइनस आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर है, यही था हमारे पास क्या, pH स्केल। अब इसके बाद हम चलते हैं एक और टॉपिक जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, उस इंडिकेटर के बारे में देखना है। वो डिफरेंट क्या करते हैं, कलर को वो शो करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एसिड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसमें कुछ और कलर आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस में कुछ और कलर आएगा। अगर न्यूट्रल है तो उसमें कुछ और कलर आएगा, मतलब उसमें वैसे ग्रीन कलर आता है, बट हम एक बार उसको अच्छे से देख लेंगे।
अब हम आते हैं किसके ऊपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर। क्या होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं इस तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा हो कि आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ये जो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर है। ये एक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर से मिलकर क्या होता है हमारे पास बनता है। आपको यहाँ पे सारे कलर ध्यान नहीं रखने, आपको कुछ कलर को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो हमें पता है कि अगर हमारे पास पीएच की वैल्यू कितनी आती है, 7 आती है, तो वो हमारे पास कैसा होता है, न्यूट्रल, और उसमें हमें कलर कैसा मिलता है, ग्रीन। हमें यहाँ पे कलर कैसा मिलेगा, उसमें ग्रीन। अगर हम 7 से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें कैसा मिलता है, एसिडिक सोल्यूशन। और अगर हम 7 से ऊपर जाते तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन। तो अगर हम 7 पे हैं तो हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर। 7 से नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिडिक, और वो लास्ट कौन से कलर तक जाएगा, रेड कलर तक। तो आपको रेड कलर को ध्यान रखना है। अगर हम 7 से ऊपर जाते तो हमें वहाँ पे क्या मिलता है, वॉयलेट कलर। तो आपको बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप कलर को ध्यान रखना है कि हमें रेड आएगा तो बहुत एसिडिक है, अगर ग्रीन आएगा तो न्यूट्रल, और अगर वॉयलेट आएगा तो हमारे पास क्या होगा, मोर बेसिक या फिर मोर एल्कलाइन। तो आपको इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखना है। सारे कलर आपको ध्यान नहीं रखने, बस आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास 7 से कलर कौन से किस तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारे पास 7 से ऊपर की तरफ कलर कौन से किस तरफ की तरफ बढ़ते हैं। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं किसके ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। अब चलते हैं किसके ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहला इसके अंदर पढ़ेंगे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या होता है, हमारे स्टमक में क्या होता है, एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये नेसेसरी होता है डाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। अब होता क्या कि अगर हम ओवर ईटिंग कर लें या फिर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लें तो जिससे क्या होगा, एक्सेस ऑफ एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो जाएगा, और जिससे हमें क्या कॉज होगा, एसिडिटी कॉज होने लग जाएगी। अब हमें बताए कि एसिड जो होगा उसे कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए हम बेस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या, एक बेस, और बेस क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज। कौन से एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में है। और हम यहाँ पे बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। अगर इससे बेस कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लिख के आना है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज किससे करते हैं, इन 2 चीज़ों से करते हैं। अब चलते हैं किसके ऊपर, पीएच एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारे माउथ में क्या होता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अगर हम कोई भी शुगर सब्सटेंस खाते हैं तो वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे वो एसिड को फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब जिससे क्या होगा, हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस होगा, और हमारे माउथ का अगर पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब दांत का या फिर हम ये बोलें टीथ का वहाँ पे कोरोजन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे या तो हम क्या करें, हम खाना खाने के बाद हम अपने माउथ को बहुत अच्छे से धो लें, उसे अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर लें, ठीक है। या तो हम क्या करें, हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। ये जो टूथपेस्ट जो होते हैं दरअसल इनमें क्या होता है, बेस, और वो बेस क्या करते हैं, हमारे पीएच लेवल को मेंटेन रखते हैं ताकि हमारे माउथ में जो हमारे टीथ प्रेजेंट है उनमें टूथ डिके ना हो, ठीक है। हम बात करते हैं कि पीएच अगर क्या हो, चेंज हो, तो उससे क्या होता है, प्लांट और एनिमल की लाइफ क्या होती है, अफेक्ट होती है। देखो अगर एक प्लांट को अच्छी ग्रोथ चाहिए तो उसके जो सॉइल का जो पीएच है वो कितना मेंटेन होना चाहिए, अप टू 7 होना चाहिए। लेकिन अगर 7 से कम हो गया, बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक हो गया तो उनकी लाइफ में क्या होगा, तो प्लांट ग्रोथ पे क्या होगा, अफेक्ट होगा। अगर 7 से पीएच बहुत ज़्यादा हो गया, 2 बेसिक हो गया, तब भी उनकी लाइफ जो होगी प्लांट की वो भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 2 एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम यूज़ करते हैं, स्लैग लाइम यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो बेसिसिटी को मेंटेन करने के हमें एसिड चाहिए होगा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे मैन्योर या फिर हम क्या यूज़ करते हैं, कंपोस्ट को यूज़ करते हैं। अगर यही चीज़ क्या हो, अगर हम वहाँ पे बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, तो उनका जो पीएच है वो भी किससे अफेक्ट हो जाता है, एसिडिक रेन से। अगर एसिडिक रेन हो रही है, हमें पता है कि एसिडिक रेन होती है, तो उससे क्या होता है, जो वाटर का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं ताकि वहाँ का पीएच क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। ऐसे ही अगर हम एक और बात करते हैं कि हमें देखा होगा कि जो हनी बी होती हैं या फिर हॉर्नेट होते हैं, या फिर हम बात करें चींटियाँ होती हैं, आंट होती हैं, अगर हमें काट लेती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ना पेन होता है। वो पेन इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट कर देते हैं, एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेकिंग सोडा का सोल्यूशन जो होता है उसको यूज़ करते हैं। मतलब बेकिंग सोडा पाउडर होगा हमारे घर में, हमें मिल जाता है खाना वगैरह बनाते टाइम। तो क्या करेंगे, अगर उसको थोड़ा सा गीला कर लो, मतलब सोल्यूशन बना लो, और फिर जहाँ पे काटा उसको लगा दो तो बहुत रिलीफ मिलता है,
ठीक है, तो ये सारे जो थे ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। अब जो हम नेक्स्ट कवर करेंगे वो होगा हमारे पास सॉल्ट, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी होती जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।